सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो का जो मेन टॉपिक है, इसके अंदर हम माइज्म को समझने वाले हैं। माइज्म बोलो या फिर मियाज्म, दोनों ही वर्ड ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं इसको। तो जो माइज्म्स होते हैं, इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा पहले इसको हम समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे कि माइज्म जो टर्म है जो डॉक्टर सैमुअल हैनमन सर ने दिया, वो कहाँ से आया, कैसे आया, और क्रॉनिक माइज्म कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। और बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव होगा इस वाली वीडियो से सीखने का, उसमें हम सोरा माइज्म को समझेंगे। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं इसका। तो क्या हुआ कि जब हैनमन सर थे, जब वो अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके क्लिनिक पर क्या होता था, जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, तो जब वो मेडिसिन दे रहे थे पेशेंट्स को साइन और सिम्टम के बेसिस पे, टोटलिटी के बेसिस पे, जब एक अच्छी मेडिसिन सिमिलम फाइंड आउट करने के बाद दे रहे थे, तो जो अक्यूट केसेस होते थे, जो अक्यूट डिजीज, तो वो तो ठीक हो जा रहे थे, परमानेंटली क्योर हो जा रहे थे। बट जो क्रॉनिक डिजीज थे हैनमन सर के टाइम पे, जैसे कि टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, या फिर गोनोरिया जो कि एसटीआई है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, कोई भी स्किन डिसऑर्डर, जो ऐसे क्रॉनिक केसेस थे, जो क्रॉनिक डिजीज थे, वो क्या हो रहे थे, मेडिसिन सिमिलम फाइंड आउट करने के बाद, देने के बावजूद कुछ टाइम तक उसके सिम्टम चले जा रहे थे। फिर क्या होता था कि जो कुछ पेशेंट, वही जो ये मेन क्रॉनिक डिजीज थे, इसके जो पेशेंट थे वापस से उनके क्लिनिक में आते थे, क्योंकि उनके सिम्टम जो थे वापस से रीअकर हो रहे थे, बार बार आ रहे थे। तो हैनमन सर उन्होंने मतलब सोचा, ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या चीज है जो कि ये क्रॉनिक डिजीज जो है इसको ठीक नहीं होने दे रहा है। तो इस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा। जब देखने के 12 साल के बाद, इस ऑब्जर्वेशन में उन्हें 12 साल लग गए थे, तो वो एक नतीजे पर पहुंचे कि ये जो जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हो रही हैं, उसमें एक ऑब्स्टेकल है। उसी ऑब्स्टेकल को बोला उन्होंने, माइज्म का नाम दिया, कि इस ऑब्स्टेकल की वजह से ही ये जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो हमें क्या करना था, और वो माइज्म्स क्रॉनिक डिजीज के केस में 3 दिए उन्होंने, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। ये सिर्फ एक क्या है, ऑब्स्टेकल बोलो, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो अभी इसकी हम बोर्ड पे भी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे, बस मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं इसको, कि ये जो ऑब्स्टेकल है, तो उन्होंने कहा ये जो मेन डिजीज है, उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम है, जो ऑब्स्टेकल है, जो ये माइज्म है, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। मतलब उस माइज्म के अगेंस्ट हमें मेडिसिन देनी है। फॉर एग्जांपल जो सोरा है, उसके अगेंस्ट एंटी सोरिक मेडिसिन, एंटी साइकोटिक एंड एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन देनी होगी। ठीक है, तो ये माइज्म है, एक ऑब्स्टेकल है, बस इसको इतना समझ लो। तो ये तो हिस्ट्री थी कि माइज्म डिस्कवर कैसे हुआ था, ये वर्ड कहाँ से आया था। अब इसकी हम बोर्ड पे एक बार डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्या ओरिजिन है, क्या वर्ड का पूरा डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये देखो, जो माइज्म है, इसकी डेफिनेशन बोले तो इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स फिजिकल और मेंटल इलनेसेस और वीकनेसेस, या फिर बोल सकते हैं सपोज डिस्पोजिशन टू अ पर्टिकुलर डिजीज आइदर इनहेरिटेड और अक्वायर्ड। अब ये जो इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, एन इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग अ स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन बेस्ड ऑन जेनेटिक वेरिएशन पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स। एक तो ये हो सकता है, और अक्वायर्ड कहने का मतलब है कि डेवलपिंग ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम। तो इसमें क्या है कि जो माइज्म है वो एक्चुअल में इसके डेफिनेशन से ये कहना चाह रहा है कि ये क्या है, एक इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन है। मतलब कि ये जो माइज्म है वो एक पेरेंट से अपने जो भी उसका चाइल्ड है, जो आगे की जनरेशन है, उसमें पास ऑन हुई हो। आपने कई बार ऐसे सुना भी होगा, और हम अपने लाइफ टाइम में सुनते हैं कि ये चीज मेरे पापा को थी या मेरी मम्मी को थी, इसलिए मतलब बोलते हैं ना कि प्रीडिस्पोजिशन के चांसेस हैं कि इनको भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मदर फादर को पहले टीबी रही हो, तो ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे में भी आने की चांसेस हो, या फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स में रही हो, या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम रही हो, गोनोरिया जैसे कि एसटीआई है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो कहने का ये मतलब है कि ये माइज्म पेरेंट्स से भी एक बच्चे में पास हो सकता है, आगे की जनरेशन में पास हो सकता है, या फिर एक जो पेशेंट है उसकी लाइफ टाइम में उसके खाने पीने, डाइट, किसी में भी चेंजेस आई हो, किसी चीज के थ्रू एंटर हुई हो। ठीक है, तो ये माइज्म दोनों तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं। माइज्म का यही मतलब है, ये डेफिनेशन था। और ये जो माइज्म आता है, ये क्या करेगा, फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे इलनेसेस कर देता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो मतलब फिजिकल में उस बच्चे को होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे कैंसर हो गया, डायबिटीज है, टीबी है,
ये सारी प्रॉब्लम अपनी फैमिली से भी उसको पास हो सकती है, पेरेंट्स से पास हो सकती है, या फिर उसको खाने पीने से जैसे बताया वो हो सकती है। और ये जो अक्वायर्ड जो ये फैमिली से पास हुई है, जो जेनेटिक बेसिस वाली है, वो क्या होती है, लेटेंट होती है। तो उसे हम कहते हैं लेटेंट माइजम, मतलब कि वो अंदर बॉडी में थी, छुपी हुई थी, बस उसको कोई एक ऐसा ट्रिगर फैक्टर था, जब वो ट्रिगर हो गई। ट्रिगर कैसे हो सकती है, वो खाने पीने से हो सकती है, उसकी लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम, उसको किसी चीज का एडिक्शन हुआ हो जिससे वो माइजम क्या हो गया हो, ट्रिगर हो गया हो, और उसके बाद वो बर्स्ट आउट होके उसको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे वो सारे साइन और सिम्टम शो करने लग गए हो। अब एक और चीज समझते हैं हम, माइजम जो है, माइजम एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है कि मियाज्मा। मियाज्मा का मतलब यूं कह सकते हैं पॉल्यूटिंग एक्सॉल्टेशन या फिर स्टिग्मा। स्टिग्मा कहने का मतलब होता है, पहले इसको समझो, जो ये मियाज्मा होता है उसको कहने का क्या मतलब, कह रहा है कि डायनेमिक डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर विच पॉल्यूट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस ऑल द पॉसिबल डिजीज। मतलब कि ये क्या है, जो माइजम है वो कैसा है, खुद भी डायनेमिक इन नेचर है। देखो जो हमारा वाइटल फोर्स है वो कैसा होता है, डायनेमिक। अगर आपने अफोरिज्म नंबर 9 अच्छे से पढ़ लिया है तो उसमें बोला गया है कि एक एडजेक्टिव दिया गया है कि वाइटल फोर्स इज डायनेमिक इन नेचर। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव्स हैं, वो आप और पढ़ सकते हो। मेरी जो अफोरिज्म का जो पूरी सीरीज है 1 to 27, वो मैंने अच्छे से पूरी सीरीज कंप्लीट करा रखी है, जो आप मेरे चैनल पर उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें बताया गया डायनेमिक। तो वाइटल फोर्स जब हमारा डायनेमिक है तो ये जो माइजम है वो खुद भी डायनेमिक है। जब ये डायनेमिक है और कैसा है, एक पॉल्यूटिंग एजेंट है, तो इसने क्या किया, डायनेमिकली इस फोर्स को, इस वाइटल फोर्स को क्या करा, डीरेंज कर दिया। डीरेंज करने की वजह से वाइटल फोर्स जब डीरेंज हो गया तो इसी ने क्या करा, डिजीज प्रोड्यूस कर दिया। ओके, जो वाइटल फोर्स था 9 में उसने बताया था कि वाइटल फोर्स जब हमारा हेल्दी कंडीशन में होगा तो हम कैसे होते हैं। अफोरिज्म नंबर 10 में बताया गया कि जब हमारी बॉडी से वाइटल फोर्स को निकाल दिया जाए तो कैसे होगा, या फिर और जो 11th में बताया गया कि वाइटल फोर्स जब डिजीज हो जाती है तो कैसे अपने आप को साइन और सिम्टम्स के थ्रू उस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही जो वाइटल फोर्स है माइजम्स के थ्रू क्या होगा, डीरेंज हो जाएगा, तभी वो क्या करती है, हमें बीमारियां जो होती है उसके साइन और सिम्टम्स दिखने लगते हैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मतलब और डेफिनेशन। एक और बोल सकते हैं इसको चीज, ये क्या है, एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब आपने सुना होगा कोविड के टाइम में भी, और जैसे HIV वगैरह हो जाता है तो एक फिक्स्ड जो चीज बैठ जाती है दिमाग में कि इसको ऐसा HIV है तो इसको टच नहीं करना, छूना नहीं है, कोविड हो गया तो मास्क लगा के रखना है, दूर बैठना है, तो इस तरीके की धारणा जो मन में बन जाती है, तो उसको उस चीज से रिलेट कर रखा है कि कोई चीज बॉडी में ऐसी आ गई है जो कि निकल नहीं रही है, उसी की वजह से क्रोनिक डिसीज जो है कंप्लीटली क्योर नहीं हो पा रही है। सो दैट हमें उसको, ये जो स्टिग्मा है, जो कलेक्शन ऑफ सिम्टम है, उसको हमें उस माइजम को समझ के हमें निकालना होगा, या फिर माइजम को मैंने पहले बता दिया, आप ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं। तो देखो वही जो मैंने एक बार पहले बता रखा है आपको कि एक पर्सन है, हमने क्या करी, इसको सिमिलिमम फाइंड आउट करी, ये मेडिसिन दी, थोड़े टाइम के लिए तो ये ठीक हो गया, फिर क्या हुआ, फिर से इसके सारे सिम्टम्स वापस आ गए, मतलब कि ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हुआ था। ये क्योर की तरफ नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बीच में क्या है, ये माइजम है, और इस माइजम को हमें क्या करना होगा, हमें हटाना होगा। और हटाएंगे कैसे, हम एंटी माइजमेटिक ड्रग देकर, ठीक है, तभी वो जाकर अच्छे से क्योर हो पाएगा। और ये जो क्रॉनिक माइजम है वो भी 3 तरीके के हैं। क्या है, पहला सोरा, दूसरा साइकोसिस, थर्ड वन इज सिफिलिस। तो जो सोरा होता है वो सुपरफिशियल लेवल पे होता है, फंक्शनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन वेनेरियल। नॉन वेनेरियल कहने का मतलब है कि वेनेरियल क्या होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है चीज, और जो नॉन वेनेरियल मतलब कि जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं हुई है, या तो पेरेंट्स से आई है या फिर फूड और लाइफ में या फिर किसी भी चीज से नॉर्मली एंटर हुई है। ओके, साइकोसिस और सिफिलिस को वेनेरियल बोला गया है। साइकोसिस मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस और सिफिलिस का मतलब है डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। तो देखो अब ये तो सारा माइजम का हो गया, ये आप डेफिनेशन कि कहाँ से वर्ड ओरिजिन हुआ, हिस्ट्री क्या थी, ये सब एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो वीडियो फर्दर कंटिन्यू होगी, अब हम सिर्फ और सिर्फ सोरा माइजम को समझेंगे कि एक पेशेंट आता है तो कैसे उसके फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे, कैसे उसके मेंटल सिम्टम के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये सोरा डायथिसिस। अभी जब आप अपने एलेंस की नोट में भी मेडिसिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत जगह पे ऐसा लिखा होगा कि दिस मेडिसिन कंस्टिट्यूट अ सोरिक डायथिसिस, है ना, सोरिक डायथिसिस या फिर साइकोटिक बोल सकते हैं, या फिर सिफिलिटिक डायथिसिस। तो ये कहता है कि मेडिसिन सोरा वाली चीज को क्या करेगी, कवर करती है, उसको हटाती है, उसको क्योर करती है, ठीक है।
तो अब हम समझते हैं कि जब एक पेशेंट आता है तो क्या क्या वो सिम्टम देगा, किस तरीके की चीजें बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो सोरा टाइप का है, सोरा नेचर का है, ठीक है। तो अब इसको हम सोरा माइजम को समझना स्टार्ट करते हैं। तो जो सोरा माइजम है ये बेसिकली जो हैनमन सर थे ये देख रहे थे कि जो अस्थमा के केसेस थे, अस्थमा के केसेस में क्या हुआ था कि जब वो बार बार मेडिसिन दे रहे थे तब भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो केस हिस्ट्री से ये मिला, जो देखो जब भी हमें किसी माइजम को समझना होता है तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हमें केस टेकिंग कैसे करते हैं, मतलब कि केस टेकिंग क्यों करी जाती है। वो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालना तो होता ही है, पर मेन पर्पस उसमें क्या है कि जो भी क्रॉनिक डिजीज है उससे हम क्या फाइंड आउट कर पाए कि कौन से माइजम की वजह से इसको परेशानियां हैं। जैसे कि उसमें बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, फैमिली हिस्ट्री क्या थी, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना क्या चीज उसको फैमिली से ट्रांसफर हुई है, कारण हो सकती है, या फिर जो उसको नेचुरल तरीके से हुई है। तो जो केस टेकिंग के वीडियो है तीनों सीरीज मतलब 3 वीडियोस के अंदर मैंने केस टेकिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है। पूरी कोशिश करिए कि एक एक वर्ड कैसे क्वेश्चन लेते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आप उन वीडियो को पहले अच्छे से देख लेना, मतलब केस टेकिंग अच्छे से समझ लेना। वो आपको ये जब मैं आपको सारे सोरा के पॉइंट्स बताऊंगी तो वो उस चीज से आप कनेक्ट कर पाएंगे। जो हैनमन सर थे उन्होंने देखा कि जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, जब उसकी केस हिस्ट्री ली, पास्ट में पूछा कि क्या आपको पहले कोई परेशानी थी, तो उसमें पता चलता है कि उस पेशेंट को, उन पेशेंट्स को, ग्रुप ऑफ पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम जरूर रही थी, मतलब उसके पास्ट में। तो उन्होंने क्या किया था कि उस स्किन प्रॉब्लम को मेडिसिन के थ्रू या फिर कोई भी मेडिसिन लेकर क्या करा था, सप्रेस कर दिया था। वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हुआ था। वही चीज आगे चलकर क्या करी थी, उस टाइम ठीक हो गई पर और भी अदर कंप्लेंट्स उसने क्या करा, डेवलप कर दिया, ठीक है, डेवलप कर दिया और साथ ही साथ उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो मेन क्या होगा कि हमें उसकी सारी सोरा को, कौन सा सोरा है समझने, सोरा को समझने के बाद मतलब उसके सारे साइन और सिम्टम पता करने के बाद हमें उसको एंटीसोरिक मेडिसिन देनी होगी, तभी वो जो प्रॉब्लम है उसकी स्किन की वो कम्प्लीटली, पहले जो अस्थमा प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, देन उसकी जो प्रॉब्लम थी स्किन की वो भी जड़ से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो अब इसको सोरा को देखते हैं कि फिजिकल लेवल पे हम एक पेशेंट आएगा तो किस तरीके से समझ सकते हैं। जो सोरा का मतलब होता है, सोरा का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है इच या फिर सम सिमिलर स्किन इरप्शंस। कोई भी ईचिंग हो रही हो स्किन पे या स्किन की कोई भी परेशानी हो तो उसे रिलेट करता है, इसे सोरा कहते हैं, ठीक है। और ये एक वर्ड से आया है जिसका मतलब, सोरेट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फॉल्ट, पॉल्यूशन या फिर स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो सोरा का मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, सोरा को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी को बोलते हैं, इसी से आगे चल के, क्योंकि ये फंक्शनल लेवल पे होती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी फंक्शनल लेवल क्या है। तो फंक्शनल लेवल पे होती है, यही चल के आगे और आगे हमारे अंदर के सारे टिश्यूज को सेल लेवल पे जाके डिस्ट्रक्शन करती है। तो यही मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज माना जाता है, मतलब सबसे पहले यही होगा बॉडी में, फिर आगे फर्दर चेंजेस होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इन्फेक्शियस, सबसे इजीली यही स्प्रेड हो जाता है। कैसे कि एक जो फ्लूइड इन सोरिक एच वेसाइकल, मतलब कि एक जो वेसाइकल हुआ है, जो भी उसको कोई भी इरप्शन हुई है स्किन में, तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, अगर वो फ्लूइड किसी के टच में आ जाता है या फिर किसी भी कांटेक्ट, जनरल स्किन मतलब जो हेल्दी स्किन है, अगर ये किसी को जो कांटेक्ट में आ जा रहा है, जिसको कि ये पहले से वेसाइकल है, स्किन प्रॉब्लम है, अगर टच में आ गई तो उसको ये माइजम इसी के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है इजिली। या फिर और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे अगर कोई पेशेंट आया, उसको ये स्किन की प्रॉब्लम है, कोई भी वेसाइकल है उसको, तो वहां पे क्या होगा, अगर वो पेशेंट रेडियल पल्स देखने जाएगा, मतलब कि उसकी पल्स चेक करने जाएगा, तो वहां पे उससे क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, मदर बेबी में ट्रांसफर कर सकती है, जैसे कि बेबी हुआ हो उस टाइम उसके किसी ऑर्गन पे स्किन इन्फेक्शन हो रखा हो और वो गलती से टच हो जाता है तो बेबी में आ जाएगा। या फिर मिडवाइफ को ऑलरेडी कोई वेसाइकल वगैरह है और वो अगर बच्चे को टच करती है तो बेबी के अंदर इस तरीके से भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन बताया गया है। अब सोरा को समझते हैं कि फिजिकल लेवल पे पेशेंट क्या क्या चीजें शो करेगा, जो हम केस हिस्ट्री पूछते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि वो एक सोरिक डायथिसिस है, उसके अंदर सोरा माइजम है, ठीक है। तो जो सोरा होता है वो फंक्शनल चेंजेस को दिखाता है, मतलब कि सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं। जैसे पेशेंट बोल सकता है जो मेन परेशानी है उसके अलावा के सिम्टम्स, जैसे कि उसको लूज मोशन हो सकता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम, गैस बन रही हो, पेट में दर्द हो रहा होगा, सब चीज सुपरफिशियल ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि
जो वन पेशेंट हु फियर्स डेथ बट लिव्स लॉन्ग, मतलब कह रहा है कि इसमें पेशेंट को डर रहता है कि उसकी मौत हो जाएगी। मौत क्यों हो जाएगी? देखो जैसे गैस जो बन रही है उसके अगर सीने में, जैसे ऊपर कहते हैं ना गैस चढ़ने लग गई है, या फिर उसको गैस से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि उसको लग रहा है कि उसकी डेथ हो जाएगी, अब वो बचेगा नहीं। लूज मोशन इतनी बार जा रहा है कि उसको लग रहा है वो बचेगा नहीं। बट क्या होता है, ये सुपरफिशियल लेवल पे है सिर्फ ये सिम्टम्स। अगर ये रिवर्सिबल है, अगर मेडिसिन दे तो अच्छे से ये क्योर हो सकती है। सोरा को समझने के लिए इसका पेशेंट ओवर सेंसिटिवनेस शो कर सकता है, जैसे कि टच को लेके, लाइट, स्मेल, फूड, साउंड, किसी भी, जैसे कि लाइट जलते ही तेज लाइट में उसको दिक्कत हो रही हो, अंधेरे से उसको बहुत डर लगता है। इसमें एक और फियर है जैसे डेथ का है, साथ ही साथ उसको किससे होता है कि रात में उसको डर लगता है, ठीक है। लाइट, और बहुत तेज लाइट भी आ गई तो भी दिक्कत होती है, उसको सर दर्द बढ़ सकता है। स्मेल से उसको प्रॉब्लम होती है, साउंड से बहुत तेज लाउड साउंड हो तो भी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके जो स्किन के इश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, इसको इचिंग होती है। इचिंग होगी, इच होगा, फिर वो क्या करेगा, स्क्रैच करेगा। स्क्रैच करने के बाद उसको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, उसमें जलन होती है। इसके हाथ और पैर में, हैंड और फीट में देखा जाता है कि वो बताएगा कि मेरे हमेशा जलन रहती है हाथ और पैर में, बर्निंग सेंसेशन उसको फील होता है। छठा पॉइंट बोल सकते हैं हम कि इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अगर उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर इस टाइम पे गाउट की प्रॉब्लम है, कोई भी बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर है, तो उसकी सारी प्रॉब्लम वार्म से क्या होती है, एमलिरेट होती है, उसको राहत मिलती है, आराम मिलता है। और सारी कोल्ड से, ठंड के टाइम में इसको सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और क्या देख सकते हैं सोरा में क्या देखने को मिल सकता है कि इसका जो पेशेंट होगा, इसका जो जिसमें ये डायथिसिस पाया जाएगा, जो माइजम पाया जाएगा, वो पेशेंट हमेशा बोलेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हमेशा मुझे भूख लगती है, मैं हंग्री फील करता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लैक ऑफ एसिमिलेशन होता है, मतलब खाना खा तो रहा है बट वो क्या हो रहा है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, प्रॉपर जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अच्छे से वो फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, खाना पड़ा है तो उसकी वजह, जब वो पचा नहीं तो उससे एसिडिटी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। और ऐसे पेशेंट में जब डिज़ायर पूछा जाता है, फिजिकल जनरल में हम पूछते हैं ना कि आपको किस चीज़ की डिज़ायर होती है, क्या चीज़ खाना अच्छा लगता है, तो वो बता सकता है, मार्क्ड होता है कि उसको मीट खाना अच्छा लगता है, ऑयली फूड अच्छा लगता है, सीजन फूड मतलब चटपटा। हम पूछते हैं ना कि खट्टा मीठा तीखा किस तरीके का खाना आपको पसंद होता है, तो वो चटपटा बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है वर्टाइगो, मतलब चक्कर कब आ रहा है, उसको चलने पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम ये चक्कर की बढ़ रही है, और जब लाइन डाउन बैठ रहा है तो उसको कम हो जा रही है। और एक हेडेक की प्रॉब्लम, वो हेडेक बता सकता है उसको किस रीजन में हो सकता है, 3 रीजन बता सकता है वो, फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल में। और जो हेडेक है सुबह के टाइम बढ़ रही है, बढ़ना शुरू होता है जब बिल्कुल सन अच्छे से राइज हो जाता है, मतलब ये तो इनिशियल में, स्टार्टिंग में। जब ये पूरा आफ्टरनून में क्या होता है, इसकी हेडेक की प्रॉब्लम बहुत तेज बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पीक पे होती है। और जैसे सनसेट होता है धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम इवनिंग में हेडेक की ठीक होने लगती है। और इसमें क्या होता है, सोरिक पेशेंट को हमेशा जो भी नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं हमारी बॉडी की, जैसे कि स्वेट हो गया, डायरिया हो गया, क्राइंग, यूरिन, ये सब नॉर्मल जो डिस्चार्जेस हैं, इससे क्या होता है, उसको रिलीफ फील होता है। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम केस टेकिंग के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं, और वहीं से हमें पता चल सकता है कि उसके पेशेंट में जो ये है एक सोरिक माइजम है। हमें इस सोरा पे काम करना है। जो मेन प्रॉब्लम में भी वो अस्थमा का लेके आ सकता है, अस्थमा हो अभी इस टाइम पे राइट नाउ, बट कुछ टाइम पहले उसको पास्ट हिस्ट्री में हमें मिल सकती है कि उसको क्या हुआ हो, कोई स्किन प्रॉब्लम रही हो और उसने ऑइंटमेंट लगा के, कोई जेल लगा के, या फिर किसी भी मेडिसिन का यूज करके उसने उसको क्या करा हो, सप्रेस कर दिया, और अब ये प्रॉब्लम अस्थमा की उसको उभर कर आई है। तो जब ये आई है तो हम केस हिस्ट्री जब हमने ली और ये सारे पॉइंट्स हम पूछते हैं, तब हमें पता चल गया कि वो क्या है, किस तरीके का है ये, इसके अंदर सोरिक माइजम है, और अब इस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या देना होगा, उसको एंटी माइजमेटिक ड्रग देनी होगी, मेडिसिन देनी होगी। और एक बात याद रखना कि किंग ऑफ एंटी सोरिक ड्रग किसको बोला जाता है, सल्फर को। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है, जब आप एक बार रीड भी करना इस मेडिसिन को, सल्फर में देखोगे कि ये सारे जितने भी साइन और सिम्टम्स हैं, अभी मैं मेंटल के भी बताऊंगी थोड़े से पॉइंट्स, कि ये सारे पॉइंट्स किस में कवर कर रहा है, सल्फर है जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स कवर कर रहा है। मतलब सोरिक तो एंटी सोरिक और भी मेडिसिन हो सकती है, बट जो सल्फर को किंग बोला गया है, वाई, बिकॉज इट कवर्स ऑल द सिम्टम, जितने भी फिजिकल सिम्टम है, मेंटल सिम्टम जो मैं बताऊंगी वो मोस्टली कवर कर ले रहा है। तो अब हम सोरा के मेंटल सिम्टम्स देखते हैं कि पेशेंट अपने क्या क्या जो मेंटल जनरल्स लिए जाते हैं जब, तो वहां पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट, ये जो पेशेंट है ये सोरिक डायथिसिस से बिलोंग करता है, इसके अंदर सोरामाइजम पाया जा रहा है या पाया जाएगा। तो वो क्या लक्षण होंगे देखते हैं। कि जो मेंटल सिम्टम है उसके अंदर जो पेशेंट होगा वो बताएगा कि वो बहुत क्विक है, अलर्ट है और एक्टिव है, ठीक है, वो ऐसा है। बट क्या होगा
कि वो इजीली फटीग हो जाता है मेंटली और फिजिकली, मतलब कि वो क्विक है, अलर्ट है, किसी काम को करने जब उठेगा ना तो बोलेगा हाँ मैं ये काम बहुत जल्दी कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, एकदम एक्टिवली उठता है। पर बहुत ही थोड़े ही टाइम बाद क्या होगा, एकदम से वो थक जाएगा मेंटली भी और फिजिकली भी। फिर क्या होगा, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, मतलब कि इतनी ज्यादा उसको बहुत ज्यादा थकान हो गई है। थकान इस तक हद तक हो गई कि अब वो क्या चाहता है कि डिजायर टू लाई डाउन, मतलब अब वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल लेट जाएं, कोई काम ना करें। ठीक है, अब देखो काम करने उठा तो उसको कंप्लीट करना था, ठीक है, जल्दी जल्दी करना था उसको, तो वो क्या कर रहा है, अभी एकदम थक गया है, लाई डाउन कर रहा है। उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, एंजाइटी, फियर, एंजाइटी हो रही है, मतलब वो काम नहीं कर पाए जब वो कंप्लीटली, तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी होने लग गई है। ठीक है, उसे ये भी लग रहा है कि मैं कर तो नहीं पाया, पर अंदर अंदर चिंता खा रही है कि वो काम उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको फियर ऑफ डार्क होता है, स्ट्रेंजर से उसको डर लगता है। ठीक है, ये मार्क फीचर है उसका। और क्या है, टेंशन होगी, रेस्टलेस होगी, वरीड, मतलब ऐसे पेशेंट बताएंगे कि मुझे उसको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बताएंगे मुझे पता नहीं क्यों किस बात की किसी की चिंता रहती है, हमेशा मैं टेंशन लेता रहता हूँ हर चीज़ की, जो कि काम बहुत छोटा सा होगा, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेता रहता है। नेक्स्ट है कि उसको फिट्स ऑफ एंगर, मतलब अगर उसका कोई काम ठीक से नहीं हुआ, उसके आस पड़ोस में, मतलब क्विकली अगर वो उठा कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो अगर वो तो अच्छे से कर रहा होगा, उसको क्या है कि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है और परफेक्शन के साथ करना है, पर आसपास वाले अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं और जल्दी नहीं कर रहे हैं तो उसे लगता है कि यार ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या होता है, वो डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन इन देयर वर्क, कई बार उसको काम करने में क्या होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत सारे उसकी चीज़ें दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, तो इस वजह से वो अपने काम पर उस टाइम पे फोकस नहीं कर पाता है। थॉट्स कीप चेंजिंग, मतलब उसे जिस काम पे अभी वो कर रहा है तो इसे लगेगा कि मुझे वो भी काम करना है, ये भी काम करना है, जिसकी वजह से जो ये वाला काम है इस पर कम्प्लीटली वो फोकस नहीं कर पा रहा है। लास्ट में क्या, रीडली बर्स्ट आउट इन क्राइम, ऐसे पेशेंट जो सोरिक माइजम होता है जिसके अंदर जिसमें पाया जाएगा, तो वो क्या देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट बहुत इजीली कोई भी कुछ बोल देता है, हो जाती है चीज, तो वो इजीली क्या करते हैं, क्राई कर देते हैं। क्राई करने का क्या रीजन है, क्योंकि जो मैंने अभी फिजिकल जो पॉइंट्स पीछे बताए थे उसके अंदर बताया कि जब उसको कोई भी नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, क्राई करता है, यूरिन पास करेगा, डायरिया करेगा, तो उससे उसको क्या कर रहा है, उससे एमिलेशन हो रहा है, उसको थोड़ी राहत मिल रही है, इसलिए वो इजीली इस तरीके के पेशेंट क्या करते हैं, इस तरीके के माइजम वाले पेशेंट इजिली क्राई कर लेते हैं। सो दैट्स इट, ये था पूरा इसमें क्या वीडियो का पूरा जिस्ट क्या है, मैं एंड में पूरा बता देती हूँ कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा माइजम की थोड़ी सी हिस्ट्री समझी कि माइजम कैसे हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, क्रोनिक डिजीज के पीछे की जो थ्योरी थी, तभी वहां से माइजम आया। माइजम फिर क्रोनिक डिजीज 3 प्रकार के बताए, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और बेसिकली जो हमारी पूरी मेन जो हमारा टॉपिक था वो सोरोमाइजम को समझना था कि एक पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो वो सोरिक है, कैसे हम समझेंगे, तो उसके क्या क्या फिजिकल पॉइंट्स है जो कि हम केस टेकिंग में करते हैं उससे हम समझ सकते हैं, और क्या उसके मेंटल जनरल्स जो लिए जाते हैं उसके क्या पॉइंट्स है उससे हम समझ सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप कि आपको जितना भी मैंने पॉइंट्स बताया वो इजीली समझ आ गया होगा, और आगे जब हम और भी ज़्यादा हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, तब और भी अच्छे से हमें पता चलेगा माइजम के बारे में, और भी सारी चीज़ें पता चलेंगी, और जब हम जितना केस टेकिंग करेंगे उतने अच्छे से हम किसी माइजम को जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और तभी जाकर हम एक अच्छी जो भी एंटी माइजमेटिक ड्रग को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत भी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा माइजम का। थैंक यू सो मच।